नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज जो है वो टॉपिक जो है वो अपना पादप कार्यकी के बारे में है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने परासरण के बारे में पढ़ा, फिर जला अवशोषण के बारे में पढ़ा और उसके बाद में अपने वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण, इनके बारे में पढ़ा। और आज जो क्लास जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, जिसके माध्यम से जितने भी हरे पादप जो है वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और जितने भी जो हरे पादप जो होंगे उनके अंदर एक वर्णक मिलता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल जो वर्णक होता है जिसमें हरिप्लवक, ठीक है, हरिप्लवक के अंदर क्लोरोफिल होता है। और यही इसके कारण ही क्या करते हैं, पादप जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों से क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है, इनमें किस तरह से मतलब कौन कौन से एलिमेंट इनके अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, इसमें स्लाइड में बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया है, इनको डिफाइन किया है प्रकाश संश्लेषण को, जिनको भी देखेंगे। शुरुआत में अपने पास में वही है, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है। प्रकाश संश्लेषण देखो, प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, या अपन कह सकते हैं प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रकाश या भौतिक जो गुण है, प्रकाश जो है उसको उपयोग करके हरे पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो हरे पादप जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का दो कार्य मेन है। एक तो पूरी सृष्टि को भोजन प्रदान करना, यानी इस अर्थ पे जो कहते हैं कि उत्पादक जो होते हैं वो हरे पादप होते हैं, और हरे पादप जो होते हैं वो पूरी पृथ्वी पे अपने भोजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, जितने भी जो जीव है उनको, या वो अपन कह सकते हैं कि जितने भी जीव है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर रहते हैं, वो पादपों पे निर्भर रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की दो जो मेन जो एम है, पहला तो है इसमें भोजन को प्रदान करना। ठीक है, और दूसरा कार्य जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप जो है वो CO2 का उपयोग करते हैं और उसी दरमियान क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। तो ऑक्सीजन का निष्कासन जो होता है वो भी इसी माध्यम से रहता है, जिससे इस पर्यावरण के अंदर या वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बना हुआ रहता है। संश्लेषित भोजन पृथ्वी पर केवल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम ही एकमात्र प्रक्रिया है जिसमें जीवों में हरे पादप द्वारा सौर ऊर्जा को, यानी किसको, प्रकाश का उपयोग करके, ठीक है, उनका उपयोग करके भोजन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी क्या बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बनता क्या है, इसके अंदर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के बाद में वो किसमें संचित रहता है, वो स्टार्च की फॉर्म में संचित रहता है। तो पादप जो होते हैं वो किस फॉर्म में खाने को संचित करते हैं, तो वो होता है स्टार्च की फॉर्म के अंदर। जंतु ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर रहते हैं, पादपों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जंतु जितने भी हैं वो किस प्रकार जो अपनी ऊर्जा को पूर्ति करने हेतु वो क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड रहते हैं, वो पादपों पे निर्भर रहते हैं। परिभाषा, जीवनीय तापक्रम पर हाइड्रोजन दाता जल एवं ऑक्सीजन CO2 के बीच में सुग्राहित कर प्रकाश रासायनिक क्या होती है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और अपचयन दोनों प्रकार की होती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और ये परिभाषा किसने दी थी, रॉबिनोविच ने दी थी 1956 के अंदर।
ठीक है। इन्होंने बताया कि जो दाता है, दाता का मतलब जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दाता, एक तो ये देता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा इसके साथ में निकलती है क्या, हाइड्रोजन दाता। ठीक है। जब कौन टूटता है, जल के, जब जल टूटता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जल से क्या क्या, जब जल का प्रकाशीय अपघटन होता है तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन दाता जल तथा CO2 के बीच में क्या होती है, क्रिया होने पे एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रक्रिया होती है और इससे क्यों क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूसरा है कि हरे पादप के हरे भाग, देखो पादप में जो है बनाने वाला जो है होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाला, वो क्या होते हैं, इसमें पत्तियां जो है वो महत्वपूर्ण भाग होता है पत्तियों में। ठीक है। या अपन कह सकते हैं कि जो हरे भाग होंगे, कौन से भाग, हरे भाग होंगे, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, खाना बनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि इनके पास में क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट वह जगह है जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, क्या सारे पौधे हरे जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जिसमें एक जो है वो अपवाद आता है जिसका नाम है कसकुटा, अपवाद जो है जिसका नाम है कसकुटा, कसकुटा जिसको अमर बेल कहा जाता है, अमर बेल कहा जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो अपवाद जो है वो कौन है, वो है कसकुटा अमर बेल, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती है। ऐसा ये है अपने पास में CO2, ठीक है, और क्लोरोफिल और प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। अब क्या बनता है, ग्लूकोज, वाटर और क्या बनती है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है। इसको अपन देखें तो देखो 6CO2 प्लस 12H2O दोनों अभिक्रिया करके किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। ठीक है। प्लस 6 ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकलती है और प्लस क्या निकलती है, H2O जो होती है वो भी बाहर निकलती है। ये अभिक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर ग्लूकोज, देखो ऑक्सीजन जो है वो कहां से आई है, वो जो आती है वो इसके जरिए आती है, किसके, पानी के जरिए। जब पानी का क्या होता है, जल अपघटन होता है, पानी का क्या होता है, प्रकाशीय जल अपघटन होता है, से क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है और वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो सवाल अगर आए कि भाई ऑक्सीजन जो होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वो कहां से होता है, CO2 से होता है या वाटर से होता है, तो किससे होता है, वो वाटर से होता है। ठीक है। अच्छा, CO2 का जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या होता है, अपचयन हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि अपन इस यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, 12 अणु जो होते हैं वो काम आते हैं किसके, H2O के। ठीक है। इनमें से जो है वो 6 जो H2O जो होती है वो बाहर निकल जाती है और ये जो निकलती है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, इसके रूप में निकलती है, जल वाष्प के रूप में निकलती है। ठीक है। तो जल वाष्प के रूप में ये निकलती है। तो जब भी ये जो क्रिया जो होगी वो प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रकाश और इन दोनों की क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है।
क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये प्रकाश का अवशोषण करता है। ये क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है, तो प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, क्लोरोफिल द्वारा होता है। CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, किसके अंदर होता है, ये किसके अंदर होता है, ग्लूकोज के अंदर होता है। और ग्लूकोज जो है वो बाद में किसमें बदल जाता है, वो होता है स्टार्च के रूप में बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है, वो स्टार्च के रूप में बदल जाएगा। तो ये क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का सूर्य की प्रकाश के विकिरणों की ऊर्जा का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण। इस ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा को CO2 द्वारा शर्करा में अपचन किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की इसी अभिक्रिया के दौरान जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो विमुक्त हो जाती है, उत्पाद के रूप में क्या होती है, वो बाहर निकलती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो ये जो है वो CO2 क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और सौर ऊर्जा जो है या जो प्रकाशीय ऊर्जा जो है वो किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलो देखो, प्रकाश संश्लेषण का जो इतिहास जो है वो क्या है, इस क्रिया में वास्तविक इतिहास जो है वो 18वीं शताब्दी से आरंभ होता है, जिसके अंदर समस्थानिकों के पूर्व, मतलब समस्थानिकों की जब खोज नहीं हुई थी तब उससे पूर्व 1800 से 1925 में, और समस्थानिकों के बाद में तब पता लगता है समस्थानिकों से कैसे, कि जब यहां पे, ठीक है, यहाँ पे जब अपन ऑक्सीजन पे या समस्थानिक इधर डालते हैं तो जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वहां पे समस्थानिक वो के वो मिलते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि वो ऑक्सीजन जो आई है वो यहाँ से आई है, ना कि CO2 से आई है। ठीक है, तो समस्थानिकों के बारे से अपन को ये पता लगता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि एक निशान है, जैसे घर में चूहा आता है तो अगर अपन उसके ऊपर कलर डाल दें तो कलर अगर वही दोबारा आ जाए तो पता लग जाएगा कि वो पहले वाला ही है, और नया आता है तो पता लगता है कि ये पहले वाला नहीं है, कलर नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो है था वो स्टीफन हेल्स 1727 में सर्वप्रथम बताया कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। किसने बताया था, स्टीफन ने। स्टीफन हेल्स ने पादप कार्य की क्या जनक माना जाता है, अंडरलाइन करना इसको। ठीक है, जिसको प्लांट क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन। जोसेफ पिस्टले 1772 में वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की खोज की नींव रखी। इन्होंने, पिछले ने बताया कि हरे पौधे वायुमंडल की अशुद्ध वायु कौन सी है, CO2 को शुद्ध करते हैं, तथा इसके अनुसार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर बताया था जेन इंजिन हाउस, ठीक है, 1979 में हरे पौधे दूषित वायु को केवल सूर्य के प्रकाश में ही शुद्ध करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है, किसको, दूषित वायु यानी CO2 को किसमें बदलने में, ऑक्सीजन में बदलने में। इंजन हाउस ने सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे वर्णक तथा प्रकाश के महत्व को समझाया। किसके बारे में समझाया, हरे वर्णक के बारे में सर्वप्रथम किसने समझाया, ये जैन इंजन हाउस ने समझाया। किसने समझाया, जैन इंजन हाउस ने। तथा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कार्बनिक पदार्थ भी बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, और ये बात बताने वाले कौन थे, इंजन हाउस थे। उसके बाद में है जीन सीनेबियर तथा इसके साथ में थे डी सेजर के अनुसार हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये बात किसने बताई,
ये जीन से एनिमल ने बताई। उन्होंने बताई थी अशुद्ध वायु और शुद्ध। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि जो ऑक्सीजन CO2 वास्तव में लेते हैं और ऑक्सीजन को उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये थे सबसे पहले। तो पादप कार्यकी के जनक किसको बोला जाता है, स्टीफन हेल्स को बोला जाता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की नींव किसने रखी थी, वो जोसेफ प्रिस्टले ने रखी थी। पेलेटियर व केवेंटन ने 1818 में बताया कि पौधे में मिलाने वाले या मिलने वाले हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल नाम दिया। तो क्लोरोफिल नाम किसने दिया, पेलेटियर और केवेंटन ने। ठीक है, ड्यूटेरोसेट 1837 में प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल के महत्व को बताया। इसने क्या बताया, इनको महत्व को बताया। उसके बाद में जूलिस रॉबर्ट मेयर ने 1845 में बताया कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और कार्बनिक खाद्य पदार्थ के रूप में संचित करते हैं। किसके रूप में, कार्बनिक। तो ये किसने बताया, ये जूलिस रॉबर्ट ने बताया, मेयर ने बताया। लिविंग ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण से होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है तथा CO2 निर्माण CO2 से होता है, CO2 से होता है तथा इस कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी उन्होंने बताया कि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण जो है, लिविंग ने बताया कि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण जो है वो CO2 से होता है और इसके लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। अब ब्लैकमैन, F ब्लैकमैन 1905, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में होती है, प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया और दो अप्रकाशीय अभिक्रिया, ये सबसे पहले बताने वाला कौन था, ब्लैकमैन था। ब्लैकमैन ने सर्वप्रथम सीमाकारी कारकों का नियमन, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन फैक्टर को प्रतिपादित किया। कितने कारक जो है उसमें ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ये भी किसने बताया, वो ब्लैकमैन में बताया। उसके बाद में है कर्नेलियस वॉन लीन 1931 में बैंगनी हरे बैक्टीरिया पर प्रयोग करके बताया कि प्रकाश, ठीक है, बैंगनी हरे बैक्टीरिया पे ब्लू ग्रीन वाले प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण यौगिक से हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, जो अपना खाना कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, वाटर के स्थान पे उन्होंने क्या लिया, H2S सल्फर। ठीक है, और सल्फर मुक्त होती है ना कि ऑक्सीजन। जब सल्फर लेंगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी, सल्फर। वाटर की जगह क्या आया, सल्फर। तो ये सल्फर और क्या बना, ये कार्बोहाइड्रेट और ये क्या निकला, जल निकला। ठीक है, तो ये जो है वो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, पौधे द्वारा निकाली ऑक्सीजन H2O से आती है। तो इससे पता लगता है कि पौधे द्वारा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो है H2O की जगह अगर सल्फर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन बाहर में आके कौन सी गैस बाहर आती है, सल्फर आती है बाहर। ठीक है, तो सल्फर से पता लगता है कि क्या, कि जो ऑक्सीजन जो बाहर आती है फोटोसिंथेसिस में वो जल से आती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ठीक है, कर्नेलियस जॉन नील ने ये बताया। रॉबर्ट हिल 1937 में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया का विस्तृत अध्ययन करके बताया कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से निकलती है। और रॉबर्ट हिल ने जल के प्रकाशीय अपघटन को समझाया। किसने बताया था, रॉबर्ट हिल ने बताया कि जल का प्रकाशीय क्या होता है, अपघटन होता है। यानी जल का मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रकाश जब उस पर गिरता है तो जल के मॉलिक्यूल का क्या होता है, विघटन होता है, जिससे क्या बनती है, हाइड्रोजन बनती है और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है।
अब है प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहाँ पे है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया जो है वो कहाँ पे होती है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर देखने जाए तो सबसे पहले जो है वो कहाँ पे होती है, ये प्रकाश संश्लेषण का स्थल जो होता है वो कहाँ पे होता है, हरे बाग, हरे बागों में। तो हरे बागों में भी मोस्ट कहाँ पे है, पत्तियों में। कहाँ पे है, पत्तियों में। पत्तियों में भी कौन सा, म्यूजोफिल, मीजोफिल, ठीक है। मीजोफिल मतलब पर्ण मध्योत्तक, मध्योत्तक में, ठीक है। मीजोफिल के अंदर का पे है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी दो भाग होते हैं, एक होता है क्या, स्ट्रोमा, और एक होता है क्या, ग्रेना। तो इन दोनों भागों के अंदर क्या होती है, ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का मिलता है वो हरे भागों के अंदर मिलता है। पत्तियों की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पे मिलेगा अपने को, मीजोफिल जो पर्ण मध्य उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर ये मिलता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्तर जो है वो कौन सा है, वो क्लोरोप्लास्ट होता है, मेन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में कौन सी सेल होती है, मीजोफिल में अत्यधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषी उत्तक होते हैं या वर्णक मिलते हैं। मीजोफिल कोशिकाओं में अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। पर्णों की कोशिकाओं में इनकी संख्या अगर माने तो एक कोशिका के अंदर इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 20 से 40 होती है। 20 से 40 एक कोशिका के अंदर क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। पत्तियों की सतह में प्रति वर्ग मिलीमीटर में आधे मिलियन से अधिक क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर पत्ती का एक वर्ग मिलीमीटर अगर निकाले, ठीक है, इसका क्षेत्रफल के अंदर, तो आधे मिलियन जो होंगे उसके अंदर अपने को क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों में क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप के समान या लेंस के समान होते हैं, क्या आकृति के होते हैं, ठीक है। और ये सामान्यतः इनका व्यास जो होता है वो कितना होता है, 4 से लगाकर म्यू एम, तथा मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, ये नैनोमीटर तक, या 1 से लगाकर 3 म्यू एम होती है, माइक्रोमीटर होती है। अब देखो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पहली चीज है दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गेनेल्स होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। दूसरा एक बाहरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है, बाहरी और एक होती है इसकी आंतरिक। अब आप देख रहे हो ये है बाहरी झिल्ली और ये है इसकी आंतरिक झिल्ली। फिर आप इसके अंदर देखोगे कि आपको जो खाली स्थान जो मिलता है, ठीक है, और इसके दो भाग जो होते हैं वो कौन से हैं, एक तो होता है क्या, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जिसमें क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है, क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। और जिसमें कई प्रकार में इसमें क्या क्या मिलते हैं, अपने को डीएनए मिलता है, 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, ये इनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ आरएनए भी होते हैं, ठीक है, ये इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। किसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर। ये वाला जो भाग है जो खाली दिख रहा है वो। अच्छा, उसके बाद में जो होता है वो होता है ग्रेना। ग्रेना या ग्रीनम, सिंगुलर को बोला जाएगा ग्रेनम, और जो है प्लूरल को बोला जाता है ग्रेना, ठीक है। तो ग्रेना क्या भाग होता है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो इस तरह के सिक्कों के समान जो स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, ग्रेनम बोला जाता है। अकेले को बोला जाता है ग्रेनम, क्या बोला जाता है इसको, ग्रेनम बोला जाता है। अच्छा, ये ग्रेनम जिससे मिलकर बना हुआ होता है, इसको अगर मैं अकेले को अगर लिखूं तो ये होता है, इसको अकेले को बोला जाता है थैलेकॉइड। क्या बोला जाता है, थैलेकॉइड बोला जाता है, ठीक है, ये है थैलेकॉइड। अच्छा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो थैलेकॉइड में संपन्न होती है,
या थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे ये संपन्न होती है। और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो कहां पे संपन्न होती है, वो स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती है। अच्छा, इन थैलेकॉइडों को आपस में जोड़ने का, इन थैलेकॉइडों को, जैसे इस तरह से ये भी थैलेकॉइड है, इनको जोड़ने का जो कार्य जो होगा इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लेमेली। स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, स्ट्रोमा लेमेली बोला जाएगा, ये स्ट्रोमा लेमेला। ठीक है, जो क्या करता है, दो थैलेकॉइडो सॉरी दो ग्रेनाओं को आपस में ज्वाइन करता है, ये वाला। ठीक है, इस थैलेकॉइड के अंदर जो है वो क्या मिलते हैं, प्रकाशीय वर्णक पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल जो होता है वो यही मिलते हैं। क्लोरोफिल जो है, फिल जो है वो कहाँ मिलता है, थैलेकॉइड के अंदर मिलता है। ठीक है, तो थैलेकॉइड के अंदर क्या मिल रहा है, अपने को क्लोरोफिल मिलता है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में दो तरह की अभिक्रिया है, एक तो होती है स्ट्रोमा के अंदर जो है, एक होती है ग्रेना के अंदर है। तो ग्रेना के अंदर जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया। और अप्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया वो कहाँ पे होती है, वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया का होती है ग्रेनाम के अंदर, ठीक है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया का होती है स्ट्रोमा के अंदर होती है। ठीक है, जिनको अपन आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है अपना एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, सिक्कों के समान जो स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको एक को थैलेकॉइड कहा जाएगा, और बहुत सारे जो है वो सिक्कों के रूप में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं, जिनको ग्रेनम कहा जाता है। और बहुत सारे जब होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, ग्रेना बोला जाता है। ठीक है, ये ग्रेना जो है वो आपस में स्ट्रोमा लेमेली के द्वारा जुड़े हुए या लिंक होते हैं। ठीक है, और जो खाली स्थान जो है जहां पे मैट्रिक्स भरा रहता है, जिनको स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, क्लोरोप्लास्ट में लाइपोप्रोटीन की बनी दो क्या होती है झिल्ली होती है। बाहर से ये पारगम्य तथा आंतरिक झिल्ली प्रोटॉन के लिए अपारगम्य होती है, प्रोटॉन इसमें बाहर नहीं जाता। प्रोटॉन मतलब H+ है। हरित लवक की इन झिल्लियों से घिरे हुए आंतरिक हिस्से के दो भाग हैं, अभी बताया था। पहला भाग क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। दूसरे वाले भाग को क्या बोला जाएगा, ग्रेना। क्या बोला जाता है इसको, ग्रेना। ठीक है, झिल्लियों के अंदर की और प्रोटीन का बना भंडार ग्राउंड पदार्थ होता है, जिनमें स्ट्रोमा में कहते हैं, जिसमें जो ग्राउंड पदार्थ प्रोटीन से बना हुआ जो पदार्थ उसके अंदर बिखरे हुए रहेंगे, उनको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कण, जिसको ऑस्मोफिलिक बूंदे गुलित लवण होते हैं, छोटे द्विकुंडलित वर्ताकार क्या होता है, डबल स्टैंड सर्कुलर क्या मिलता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए अनेक एंजाइम सहित, ठीक है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हरित लवक के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं होती है, जो कहाँ पे मिलती है अपने को, इसके जो लिक्विड जो मैट्रिक्स होता है उनके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर ये पाए जाते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोफिल के बंडल मेम्ब्रेन थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिनको एक को थैलेकॉइड कहा जाता है या लेमेली कहा जाता है। थैलेकॉइड चपटे सिक्कों के ढेर के समान व्यवस्थित होते हैं, जिनको ग्रेनम कहा जाता है। जब ये अकेला होता है तब इसको थैलेकॉइड कहा जाता है, और जब ये बंडल के रूप में व्यवस्थित होता है तब उसको क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। विभिन्न ग्रेना नलिका में संयोजी की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं, जिनको फेटस या स्ट्रोमा लेमेली कहा जाएगा। अभी बताया था, ये जो है वो आपस में दूसरे किसी ग्रेनम से जुड़े हुए रहते हैं, और जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा लेमेली कहा जाता है।
ग्रेना प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया का स्थल होता है। इंपोर्टेंट, प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो कहाँ संपन्न होती है? वो ग्रेनम के अंदर संपन्न होती है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ पे संपन्न होती है? वो स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषी में वर्णकों द्वारा दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में बैंगनी, नीले, लाल रंग अथवा 400 से 700 nm नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य लैम्बडा वाले प्रकाश का क्या किया जाता है? अवशोषण अधिक किया जाता है। ठीक है, वर्णक्रम के इस भाग को प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण जिसको बोला जाता है PAR। PAR क्या है? जहां पे उस प्रकाश को वो क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। और उस प्रकाश को क्या बोला जाता है? PAR बोला जाता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है, जिसमें वो रेडिएशन जिसके कारण फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो उसको, उस भाग को क्या बोला जाएगा? PAR बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्वांटासोम थैलेकॉइड की सतह पर इकाई इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? क्वांटासोम। ठीक है, प्रकाश में पार्क एंड पान के अनुसार थैलेकॉइड की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। क्या बोला जाता है? इनको क्वांटासोम कहते हैं। ठीक है, थैलेकॉइड की सतह पे क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। के लिए प्रकाश रासायनिक देखो क्या है? प्रकाश से उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज यानी रासायनिक बनता है, इसलिए प्रकाश रासायनिक के लिए आवश्यक अणुओं की संख्या, ठीक है, या एक ऑक्सीजन अणु को निष्कासित करने द्वारा परिभाषित कर सकते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक अणुओं की जो होगी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, कि भाई कितने ऑक्सीजन जो होंगे वो इसके अंदर विमुक्त होंगे, उसके आधार पर दी जाती है। पार्क्स और बिगिंस ने प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटासोम नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? क्वांटासोम नाम दिया। ठीक है, इकाई को क्या नाम दिया? प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या बोलते हैं? क्वांटासोम बोलते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम की क्या संरचना देखो, प्रत्येक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल होते हैं। देख लो 230 क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, जिसमें से 160 क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, 70 जो होता है क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, 48 कैरोटीनॉइड्स दूसरे बंधक भी मिलते हैं, 46 क्विनॉन भी मिलता है। ठीक है, और 116 जो है फॉस्फोलिपिड और एंजाइम और अन्य अणु जो होते हैं प्रोटीन वगैरह जो भी इनके साथ में पाए जाते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसका 180 एंगस्ट्रॉन लंबा होता है, 100 एंगस्ट्रॉन जो होता है चौड़ा और 100 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो इसकी मोटाई होती है। और इसका आणविक भार जो है वो 2 × 10⁵ डाल्टन होता है। कितना होता है? डी डाल्टन होता है। ठीक है, तो ये है इसकी संरचना। अब प्रकाश संश्लेषी में वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक देखो, वर्णक बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद में है कैरोटीनॉइड। ठीक है, और एक और फाइकोब्लिन्स। प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के कार्य जो करता है वो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। प्रकाश जो भी आ रहा है उसको अवशोषित करने का कार्य जो है वो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
इनमें से क्लोरोफिल मुख्य वर्णक होता है। सबसे मुख्य वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल ए। ठीक है, और इसमें भी जो मुख्य होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल के भी अंदर जो मुख्य है वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए होता है, की तरह कार्य करता है। जबकि कैरोटेनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स आदि जो होते हैं इनको सहायक वर्णक कहा जाता है, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सहायक वर्णों की तरह यहाँ पे कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में हरित लवक के ग्रेना भाग में थैलेकॉइड पर विद्यमान होते हैं। अभी बताया था ये वर्णक कहाँ मिलेंगे अपने को? थैलेकॉइड में मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हरित प्रकाश जो होता है वो क्या करता है? वो इनको अवशोषित करता है। दूसरा, इनको प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनमें से क्लोरोफिल मुख्यतः होता है। दूसरा जो होता है कैरोटेनॉइड और फाइकोबिलिन जो होते हैं वो सहायक वर्णक कहलाते हैं। और जो हरित लवक और ग्रेना भाग जो होता है उनके अंदर ये थैलेकॉइड के अंदर ये उपस्थित होते हैं। यानी आपको ये वर्णक कहाँ मिलेंगे? थैलेकॉइड के अंदर मिलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? ठीक है, मुख्य वर्णक है क्लोरोफिल। इसकी मात्रा अन्य वर्णकों की तुलना में अधिक होती है। ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। अच्छा, ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? ये विलय होते हैं, यानी कार्बनिक विलायकों के अंदर इनको घोला जा सकता है। अब तक के कुल 7 वर्णक जो है वो क्लोरोफिल के मिल चुके हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, ई है और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, तथा बैक्टीरियो विरिडी जो क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है के नाम से जाना जाता है। ये 7 प्रकार के वर्णक अभी तक ढूंढे जा चुके हैं। इन सभी क्लोरोफिल में से क्लोरोफिल ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल ए, ठीक है, तथा क्लोरोफिल बी भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और उसमें जो मुख्य वर्णक जो होता है, मुख्य वर्णक वो होता है क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे मुख्य है। ठीक है, क्लोरोफिल ए नीले हरे रंग का एक सर्वाधिक वर्णक है, लेकिन ये जीवाणुओं में नहीं पाया जाता। जीवाणुओं के अंदर ये अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल बे पीले रंग का एक सहायक वर्णक होता है। ठीक है, देखो क्या है? सहायक वर्णक होता है। ठीक है, के रूप में कार्य करता है तथा इनकी कार्बनिक विलायकों में विलयशीलता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बनिक विलायक में ये सबसे ज्यादा घुल जाता है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के अलावा क्लोरोफिल केवल शैवालों में पाए जाते हैं। अन्य जो क्लोरोफिल है वो किसमें पाए जाते हैं? शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। जबकि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल की केवल जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? नाम से पता लग रहा है वो किसमें पाया जाएगा? वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो देखो, क्लोरोफिल मुख्यतः क्लोरोफिल ए और बी है, और ए जो है वो सबसे ज्यादा, ए और बी सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और उसमें से जो मुख्य वर्णक जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, बाकी जो है वो क्या होते हैं? सहायक वर्णक होते हैं। पहले अपन ने पढ़ी क्लोरोप्लास्ट की संरचना, फिर उसके अंदर पढ़े अपन ने थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के अंदर मिलता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से वर्णक होते हैं? क्लोरोफिल है, दूसरे और भी वर्णक है, कैरेटिनॉइड से वगैरह है। ठीक है, तो ये भी दूसरे इसके अंदर जो है मिलते हैं। अब एक क्लोरोफिल अणु की संरचना कैसी होती है? ठीक है, ये संरचना जो थी वो किसने दी थी? विल्टॉटर, स्टॉल एंड फिशर ने क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना का अध्ययन सबसे पहले किया था। तो सबसे पहले करने वाले कौन थे? विल्टॉटर, स्टॉल एंड फिशर जो थे 1912 में इन्होंने क्लोरोफिल की रासायनिक यानी किस प्रकार से ये बना हुआ रहता है उनका वर्णन किया। क्लोरोफिल कैसा होता है? ध्रुवित होता है। कैसा होता है? ध्रुवित है, यानी इसका एक भाग जो होगा वो जल स्नेही होगा और एक भाग कैसा होगा? जल विरागी होगा। जल स्नेही होगा और एक कैसा होगा? जल विरागी। इसके शीर्ष भाग को पोरफायरिन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। तो ये इसका जो है वो शीर्ष भाग होता है। ठीक है, ये शीर्ष भाग है, इसी को क्या बोला जाता है? पोरफायरिन बोला जाएगा।
क्या बोला जाएगा इसको, पोरफायरिन। ठीक है, और पूछ भाग, ये इसका पूछ भाग है। ठीक है, इसको बोला जाता है फाइटोल, फाइटोल। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या है, C55H72, ठीक है, O5, ठीक है, N4 और Mg। Mg मैग्नीशियम। देखो याद रखना, क्लोरोफिल के सेंटर में जो तत्व मिलता है वो कौन सा मिलता है, मैग्नीशियम। जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन मिलता है, उसी तरह से क्लोरोफिल के अंदर कौन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है, और 4 नाइट्रोजन जो है वो इससे कवर रहता है। ये क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो होता है C55, ठीक है, S70, इधर क्या है S72 था ये के अंदर, इधर क्या है 70, फिर उधर 5 थे, इधर 6 है ऑक्सीजन, और इसमें 4 नाइट्रोजन रहते हैं और मैग्नीशियम रहता है। क्लोरोफिल के शीर्ष भाग में 4 पाइरोल अणु मिलते हैं। कितने, 4 पाइरोल, जिससे अणु में मैथिल बंधों से जुड़े हुए रहते हैं। कौन सा बंध होता है, मैथिल बंध। एक चक्रीय रूप में विन्यासित होकर टेट्रापाइरोन बना देते हैं। ये देखो, ये टेट्रापाइरोन बना देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें मैथिल ग्रुप जुड़े होते हैं, जिसको पोरफायरिन वलय का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इस पूरे को, पोरफायरिन। एक फ्लैग की तरह होता है ये। इस वलय के केंद्रीय भाग में मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है तथा चतुर्थ पाइरोन में अणु के 7वें, चतुर्थ पाइरोन के 7वें कार्बन से, ठीक है, ये जुड़ा हुआ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नीशियम जो रहेगा ये नाइट्रोजन 7वें कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक लंबी पूछ फाइटोल एल्कोहल शर्करा, ठीक है, से जुड़ी हुई रहती है। श्रृंखला से जुड़ी हुई जो फाइटोन पूछ कहलाती है, ये एल्कोहल शर्करा से जुड़ी हुई रहती है, जो क्या कहलाती है, फाइटोन की पूछ कहलाती है। ये पूछ भाग है, ये क्या होती है, पूछ होती है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी में अंतर क्या है, वो होता है एल्डिहाइड और किसका, मेथिल ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप का। प्रत्येक पाइरोल वलय का निर्माण 4 कार्बन तथा 1 नाइट्रोजन परमाणु से होता है। पाइरोल में 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन परमाणु से होता है। ठीक है, तो ये देख लो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। क्लोरोफिल ए में द्वितीय पाइरोल वलय के तीसरे कार्बन परमाणु पर मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 होता है। ठीक है, ये 2 नंबर के कार्बन। ठीक है, ये इसमें होगा वो क्लोरोफिल ए होगा, और एल्डिहाइड जिस पे होगा वो क्लोरोफिल क्या होगा, बी होगा। वो क्या होगा, क्लोरोफिल बी होगा। ठीक है, तो मेथिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो क्लोरोफिल ए है, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्लोरोफिल बी है। मिथाइल समूह के स्थान पे अगर एल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं CHO, अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, वो होगा क्लोरोफिल बी होगा। क्लोरोफिल अणु के शीर्ष भाग पे जल अनुरागी होती है। शीर्ष भाग मतलब पाइरोल वाला भाग, पोरफायरिन वाला जो भाग तो था वो वाला। ठीक है, पूछ भाग जो कैसा होता है, जल विरागी होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है जल स्नेही और जल विरागी, ध्रुवीय प्रकृति होती है। ठीक है, क्लोरोफिल में जल में घुलनशील है, अघुलनशील है, परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। ये बात भी बता दी थी आपको। क्लोरोफिल का निर्माण पूर्ववर्ती, ठीक है, प्रोटोक्लोरोफिल से होता है। इंपोर्टेंट, तरुण पत्तियों के अंदर ध्यान रखना है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तरुण पत्तियों के अंदर पीले रंग का प्रोटोक्लोरोफिल होता है। ठीक है, अगर तरुण पत्तियों में प्रकाश ना मिले तो पत्तियां पीली रह जाती है, इसे पांडुरता कहते हैं। एटियोलेशन कहा जाता है। इंपोर्टेंट, एटियोलेशन क्या होता है कि अगर जो प्रोटोक्लोरोफिल होता है, शुरुआती जो क्लोरोफिल होता है उसका जो पीले रंग का होता है, अगर उसके बाद में उसको प्रकाश ना मिले तो पत्तियां पीली ही रह जाएगी। ठीक है, और इसको पांडुरता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पांडुरता कहते हैं, या एटियोलेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एटियोलेशंस क्या होता है। दूसरा जो वर्णक है वो कहलाता है कैरोटेनॉइड। सब जने जानते हैं
ठीक है, कैरोटीनॉइड जो अलग अलग कलर के, लाल कलर के महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले इसकी खोज वेकेन रॉडर ने की थी, ठीक है, 1831 के अंदर गाजर में की थी। ठीक है, यह वर्णक पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक के साथ में पाया जाता है, ये साथ में पाया जाता है, इनको क्या बोलते हैं, वर्णक कहा जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर क्लोरोफिल को स्थानांतरित करने का कार्य भी करते हैं, इसलिए इनको सहायक वर्णक कहा जाता है, एसेसरीज पिगमेंट कहा जाता है। ये वर्णक जल में अघुलनशील होते हैं पतंग, और वसा विलायकों में कैसे होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो वसा के विलायकों में ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, लेकिन जल में कैसे है, अघुलनशील है। और सहायक वर्णक है क्योंकि ये भी क्या करेंगे, प्रकाश को अवशोषित करके किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल को देते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो कैरोटीनॉइड अलग अलग होते हैं। एक तो होता है कैरोटोनिन, कैरोटोनिन, कैरोटीन जो है वो गाजर में लाल रंग जो होता है वो इसी के कारण होता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कितना होता है, 40, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 56 से मिलकर बना हुआ था। सबसे मौलिक वर्ण इसका कौन सा है, लाइकोपीन है। ठीक है, और ये टमाटर के अंदर, तरबूज के अंदर मिलता है। कैरेट जिसके लाल रंग देता है ना, कैरेट कैरोटीन वर्णक 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा कैरोटीन। हरे पादपों में सबसे ज्यादा मिलने वाला, सबसे ज्यादा हरे पादपों में मिलने वाला कौन है, कैरोटीन। कौन सा है, बीटा कैरोटीन है। कौन सा है, बीटा कैरोटीन। दूसरा होता है जेंथोफिल, ये पीले रंग का, भूरे रंग का कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी होती है इसके अंदर। देखो क्या है, ऑक्सीजन भी 2 आ रहे परमाणु। हरी पत्तियों में ल्यूटिन, जियोजेंथिल, क्रिप्टोजेंथिल, नियोजेंथिल नामक जेंथोफिल होते हैं पत्तियों के अंदर। सबसे ल्यूटिन, इन सब में ल्यूटिन सबसे प्रधान वर्णक। कौन सा है, ल्यूटिन, जो सभी हरे पादपों में पाया जाता है। भूरी शैवालों में फ्यूकोजेंथिन होता है, जिसके नामक जेंथोफिल पाया जाता है, और जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, भूरा रंग होता है। कैसा होता है, इसका भूरा रंग होता है या ब्राउन कलर होता है, भूरा रंग या कैसा कलर होता है, इसका ब्राउन रंग होता है। तो कैरोटीन, दूसरा है जेंथोफिल। उसके बाद में तीसरा जो है वो है फाइकोबिलिन्स। ये वर्णक प्रोटीन के साथ में दृढ़ता से संयुक्त होता है, इसी कारण इसे बिली प्रोटीन भी कहा जाता है, प्रोटीन के साथ में मिलता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, लाल रंग के वर्णक को फाइकोएरिथ्रिन कहा जाता है, और नीले रंग के वर्णक को फाइक्रोसाइनिन कहा जाता है, फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन कहा जाता है। फाइकोबिलिन्स वर्णक केवल नीले रंग तथा लाल शैवालों में पाए जाते हैं, और ये वर्णक सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। ये सब सारे सहायक वर्णक होते हैं। फाइकोएरिथ्रिन उदाहरण के लिए लाल शैवाल में रोडोफाइसिस में, फाइकोसाइनिन जो होती है वो नीली हरित शैवाल यानी साइनोफाइसिस में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो वर्णक इनके अंदर पाए जाते हैं। अब प्रकाश की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, जो प्रकाश आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही प्रकार से या जो है सुचारू रूप से क्या हो, चालू हो। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन है, सूर्य है। सूर्य से प्रकाश आता है। सूर्य जो है प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनका तरंग दैर्ध्य 2000 से 4000 क्या होता है, एंगस्ट्रॉन के अंदर होता है।
इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति क्रमांकगत दो सुरंगों में या दो गर्तों के बीच की दूरी को लैम्बडा कहा जाता है। जैसे इस तरह से चलेगा, तो या के दो सुरंग, या तो ये ले लो या दो गर्त ले लो, इन दोनों के बीच की दूरी को लैम्बडा कहा जाता है या वेवलेंथ कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य जिनको बोला जाता है वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा, लैम्बडा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तरंग की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जितना तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उनकी ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ऐसा प्रकाश जिसे हमारी आंखें आसानी से देखते हैं उसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। कौन सी प्रकाश कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 390 से 810 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉन में बात करें तो 3900 से 8100 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। दृश्य प्रकाश में 7 रंगों की किरणें होती है। ठीक है, बैंगनी, नीली, आसमानी, हरी, पीली, नारंगी, ठीक है, और लाल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं, विबग्योर बोला जाता है। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, और ये जब आपस में मिलती है तो कौन सा रंग बनाती है, सफेद रंग बनाती है। ऐसा प्रकाश जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती है वो अदृश्य प्रकाश या इनविजिबल लाइट बोला जाता है। लाल रंग के प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। कितना होता है, 6600 एंगस्ट्रॉन से लगाकर 8100 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। इस तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला विकिरणें अवरक्त विकिरणें, अच्छा इससे ज्यादा होगा जिनको इंफ्रा क्या बोलते हैं, इंफ्रा लाइट बोली जाती है, अवरक्त किरणें कहा जाता है। इस तरह बैंगनी रंग का प्रकाश तरंगों की तरह तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे कम किसका है, बैंगनी रंग का। सबसे ज्यादा किसका है, लाल रंग का। ठीक है, इस तरंग दैर्ध्य में कम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण पराबैंगनी विकिरण, अच्छा इससे कम होगा तो उनको बोलेंगे इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक है, तो देखो दृश्य प्रकाश से ज्यादा वाले को क्या बोलेंगे, ठीक है, अवरक्त, कम वाले को क्या बोलेंगे, इंफ्रा। ठीक है, इंफ्रारेड लाइट बोला जाएगा। ठीक है, विकिरण पराबैंगनी विकिरण कहलाती है, अल्ट्रावायलेट लाइट कहलाती है। प्रकाश किरणों में विद्यमान ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में। इन पैकेट्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्वांटा। क्वांटा, ठीक है। क्वांटम की ऊर्जा समता प्रकाश की विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। इंपोर्टेंट, क्वांटम की ऊर्जा जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके तरंग दैर्ध्य पे करती है। किस पे करती है, उसके लैम्बडा पे करती है, उसकी वेवलेंथ पे करती है। कम लंबाई वाली प्रकाश किरणों में अधिक ऊर्जा होती है, जिसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, अभी बताया था जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ऊर्जा कम है। अब जिसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक ऊर्जा होती है। अधिक लंबाई वाली जो होती है उनकी जो है वो कम ऊर्जा होती है। ठीक है, तो अगर बात करें ऐसे, देखो दो ग्राफ बनाते हैं। अब यह देखो, इसके बीच की लैम्बडा ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, इनके बीच में लैम्बडा क्या है, कम है। ठीक है, तो कम वाली जो है उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, और ज्यादा वाली में ये, जैसे मान लो ये रेड है तो ये कौन सी है, ये वॉयलेट है। ये कौन सी है, वॉयलेट होती है। ठीक है, वो कौन सी होती है, वॉयलेट होती है। तो वॉयलेट का जो तरंग दैर्ध्य है वो कैसा होता है, कम होता है, और रेड का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो ज्यादा होता है। तो रेड की ऊर्जा कम होती है और किसकी, वॉयलेट की ज्यादा होती है। प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कणों को फोटोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, फोटोन। उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के एक अणु का अपचयन करने के लिए लगभग 8 से 10 फोटोन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे प्रकाश संश्लेषी क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। कितनी होती है, क्वांटम वही फोटोन, कितने, 8 से 10 फोटोन की जरूरत होती है। लाल प्रकाश की तुलना में बैंगनी प्रकाश में क्वांटम आवश्यकता अधिक होती है। लाल प्रकाश की तुलना में बैंगनी में क्या होगी,
क्वांटम की आवश्यकता अधिक होती है। पुनः अवशोषित एवं व्यय होने वाले प्रत्येक क्वांटम या फोटोन से युक्त होने वाले दो अणुओं की संख्या को क्वांटम उत्पादन कहते हैं कि आइल्ड कितना हुआ, उत्पादन कितना हुआ। ठीक है, तो जितने क्वांटम फोटोन या युक्त जो होंगे, ठीक है, उसमें दो अणुओं की संख्या, ठीक है, को क्या बोलेंगे अपने क्वांटम उत्पादक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का अणु एक क्वांटम प्रकाश का अवशोषण कर उत्तेजित अवस्था में आता है। जैसे क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, अणु को अवशोषित करता है, प्रकाश को, फोटोन को, ठीक है, और वो उत्तेजित में आता है। ठीक है, और उत्तेजित में आके क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो निष्कासित करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर करता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अन्य पदार्थ जो होते हैं सहवरण होकर स्थानांतरित होते हैं, मतलब एक के बाद में एक में ये सप्लाई या ट्रांसफर होता है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन के इस स्थानांतरण के दौरान क्या बनती है, एटीपी बनती है। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो क्या बनेगी, एटीपी बनती है, जो ऊर्जा का स्रोत होती है। ठीक है, तो ये होती है इसके प्रकाश के बारे में। अब है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अब ये प्रकाश संश्लेषण होता कैसे। ठीक है, विभिन्न शोधों के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य जो है वो कहते हैं। पनहरित सहायक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पनहरित और सहायक वर्णक क्या करते हैं, पहले उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जिसका उपयोग जल का प्रकाशिक अपघटन में, पहला काम तो क्या होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन होगा, जिससे क्या बनेगी, एक तो बनेगी ऑक्सीजन, दूसरा क्या बनता है, हाइड्रोजन, और एक क्या निकलता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये तीन चीजें होती है जब क्या होता है, जल का विघटन होता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश आएगा, प्रकाशीय अभिक्रिया में जल का प्रकाशीय अपघटन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरीकरण होता है, और फॉस्फोरीकरण से क्या बनती है, एटीपी बनती है। फॉस्फोरीकरण से हमेशा क्या बनती है, एटीपी बनती है। ये एटीपी जो है वो प्रकाशीय अभिक्रिया में बनती है। ठीक है, और ये एटीपी जो होती है वो अप्रकाशीय अभिक्रिया में इसका उपयोग में ली जाती है। ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया का हो रही है, ग्रेनम में हो रही है। अप्रकाशीय अभिक्रिया का होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, चक्रीय होती है, अचक्रीय होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है इसमें दो प्रकार का, चक्रीय भी होता है और अचक्रीय भी होता है, जो आगे अपन पढ़ेंगे चक्रीय क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये क्या होता है, जल का अपघटन होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र में एक ग्राही के पास में जाता है, एक ग्राही होगा जो इसको सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश गिरा इस वर्णक पे, इन्होंने क्या किया, प्रकाश ने जल को अपघटन किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके बाहर निकाला। ठीक है, अच्छा, ग्राही से जब एक ग्राही में जाता है तो उत्पन्न ऊर्जा दो भागों में बनती है, वो होती है, एक तो होती है एटीपी और दूसरी जो होती है वो NADPHS+ के रूप में संग्रहित रहती है। ठीक है, इस ऊर्जा में एटीपी तथा NADPH, ठीक है, का उपयोग CO2 के अपचयन में किया जाता है। इसमें किया जाता है, CO2 के अपचयन में किया जाता है। ठीक है, अपचयन, जिससे क्या बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनती है, शर्करा का निर्माण होता है। तो पहले प्रकाश गिरा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इलेक्ट्रॉन एक से एक में ट्रांसफर हुए, जिससे क्या बनी, एटीपी बनी, NADPH बनाया जो ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, और इसके कारण ही क्या होता है, CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, और इससे क्या बनती है, शर्करा बनती है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, इनको फिर आगे चल के अपन दो भागों के अंदर बांटेंगे। कार्बोहाइड्रेट में उत्पादित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है, CO2 का अपचयन होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोनों हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दो प्रमुख स्रोत चरणों में होती है, पहली है प्रकाशीय और दूसरी होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो कहाँ पे होती है, ग्रेनम में होती है। कहाँ पे होती है, ग्रेनम में। और अप्रकाशीय जो होती है वो कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। अच्छा, अप्रकाशीय का मतलब ये नहीं है कि प्रकाश, इसमें प्रकाश की उपस्थिति जो है वो जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्रकाशीय अभिक्रियाओं से बने उत्पादों का ही उपयोग करके क्या करती है, CO2 का अपचयन करती है, और जिससे क्या बनाती है, ये शर्करा का निर्माण करती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहला क्या है,
पहले प्रकाश का अवशोषण होगा, फिर जल का अपघटन होगा, जल का विघटन होगा, जिससे क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी, हाइड्रोजन आयन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त जाएगा, जहां एक ग्रही होगा वो इसको ग्रहण करेगा, एक ग्रही से दूसरे ग्रही में जाएगा। जब भी ये स्थानांतरित हो गए तब क्या बनेगी, एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा। इसी एनएडीपीएच को अप्रकाशीय अभिक्रिया में उपयोग करके क्या बनाया जाएगा, CO2 का अपचयन होगा और जिससे बनाई जाएगी शर्करा। ठीक है, और इस अभी प्रकाश संश्लेषण में दोनों अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, CO2 का अपचयन भी हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है प्रकाश संश्लेषण को। एक तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो ग्रेनम में संपन्न होती है, और प्रकाशीय अभिक्रिया में जो है पहला क्या होगा, ये जल का अपघटन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होगी, जल अपघटन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। ठीक है, और ये एटीपी और एनएडीपी का जो है वो किस में काम आ जाता है, अप्रकाशीय में काम में आ जाते हैं। तो ये होती है क्या है, प्रकाशीय जो है क्रिया कैसे होती है। तो एक पूरा सा एक संक्षिप्त में जानकारी आपको दी है। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है और अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है। पहला है प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। देखो, पहला, इस प्रकाश में रासायनिक अभिक्रियाओं को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हिल्स ने दी थी इसको। इसमें प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित करके एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है के रूप में संचित होती है। तो ये अभिक्रिया को निम्न चरणों में बांटा गया। पहला काम जो होने वाला है वो क्या है, प्रकाश का अवशोषण होने वाला है, और वो भी किसके द्वारा, पनहरित के द्वारा। ठीक है, तो पनहरित के द्वारा क्या होता है, इसका अवशोषण। पनहरित कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ पे, थैलेकॉइड्स में पाया जाता है। और थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे ये मिलता है, झिल्ली में। इसलिए कहते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ संपन्न होती है, झिल्ली तंत्र में। कहाँ पे होती है, झिल्ली तंत्र में, वो भी किसका, थैलेकॉइड का। थैलेकॉइड की जो झिल्ली होती है वहां पे ये संपन्न होती है। ठीक है, तो थैलेकॉइड झिल्ली की बात कर रहे हैं अपन। पनहरित के अणु प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा को पैकेट क्वांटा के रूप में, किस रूप में वो अवशोषित करते हैं, क्वांटम के रूप में अवशोषित करते हैं। पहला काम क्या है, अवशोषित किया करके कुछ समय के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाएंगे। और एक्साइटेड होने पे क्लोरोफिल के अणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, तथा निष्कासित इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ग्राही, ऊपर एक ग्राही होता है, वो क्या करेगा, इसको ग्रहण करता है, ग्राही के पास में लिया जाता है। ठीक है, तो सामान्य पर्ण है जिसमें क्लोरोफिल है, फोटोन क्वांटम है। ठीक है, जिसपे लाइट गिरते ही क्लोरोफिल क्या हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और अपने में से जब इलेक्ट्रॉन का ये निष्कासन करेगा तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, और उत्तेजित पनहरित में आ गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा आगे के ग्राही के पास में। तो पहला, प्रकाश का अवशोषण होना। क्लोरोफिल ने क्या निकाला, सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन निकाला। अब इलेक्ट्रॉन जो निकालने के बाद में क्लोरोफिल कुछ समय के लिए, देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ समय के लिए रहता है। तो ध्यान रखना, कुछ समय के लिए इसलिए रहता है, क्यों, क्योंकि जब भी जल का विघटन होगा वो भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो वापस इसका काम तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जब जल का विघटन होगा तब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन वापस किसको मिल जाएगा, इसी क्लोरोफिल को मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्लोरोफिल में मिलते ही ये वापस पहले जलीय अवस्था में चला गया। दूसरा होता है जल का प्रकाशीय अपघटन एवं ऑक्सीजन का निकास। तो देखो, प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होता है, जिससे H+ आयन, OH नेगेटिव आयन आयनों में बनने की क्रिया को जल का प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। इस क्रिया में पनहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जो पनहरित ने ऊर्जा ली थी उसका उपयोग किया जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है,
जिससे कुछ भागों का उपयोग श्वसन में होता है और बाकी से CO ऑक्सीजन को कहां पे निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज, इसमें दो आयन काम में आते हैं, एक तो मैग्नीशियम है और दूसरा जो है आयन है वो कौन सा है, क्लोरीन आयन है। ठीक है, तो जैसे 2H2O है, ठीक है, इसका क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन होगा। ठीक है, अपघटन से क्या बनेंगे, एक तो बनता है 4H+ आयन बनते हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और प्लस क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। तो ये क्रिया होती है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वापस किसको चले जाते हैं, क्लोरोफिल को, जो उत्तेजित अवस्था में आया था। ऑक्सीजन कहां चली जाती है, बाहर। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो काम आ जाएंगे किसको, एटीपी और एनएडीपी बनाने में, एटीपी और एनएडीपी बनाने में काम में आते हैं। इलेक्ट्रॉन भी काम में आएंगे उसमें। और यहाँ पे जो काम में आता है वो कौन सा आता है, एक तो मैग्नीज, ठीक है, +2, और एक आता है क्लोरोफिल आयन के, दोनों ये इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये टूटने में मदद करते हैं। तो पहला प्रकाश का अवशोषण होना, दूसरा होना जल का अपघटन होना। अब अवशोषण होता है तब क्या होता है, एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। फिर NADPH का निर्माण होना, यह क्रिया थैलेकॉइड की झिल्ली तथा स्ट्रोमा की और वाली सतह में संपन्न होती है। स्ट्रोमा कैसे, सपोज मान लो ये थैलेकॉइड है, तो ये थैलेकॉइड है, ठीक है, और यहां पे ये क्या है, स्ट्रोमा है। तो यहां पे होते हैं वो का संपन्न का होती है बाहर की तरफ, मतलब है तो झिल्ली में ही है लेकिन वो किस तरफ है, वो स्ट्रोमा वाली झिल्ली के तरफ है। ठीक है, इस क्रिया में NADPH का अपक्षय हेतु हाइड्रोजन प्लस आयन की जल की प्रकाशीय अपघटन से प्राप्त होता है। अच्छा, अपघटन हेतु किसकी आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन आयन की। वो कहां पे कैसे मिलता है, वो H+ जो जल का अपघटन हुआ था उससे मिलेगा और NADPH से क्या बनाएगा, NADPH बना लेगा। NADP जल अपघटन से प्राप्त 2 हाइड्रोजन आयन को अपचित कर लेता है, मतलब अपने अंदर लेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो गया और क्या बन जाता है, NADPH प्लस H बन जाता है। NADP के दो अणुओं का अपचयन के लिए 4 हाइड्रोजन प्लस आयन की जरूरत होती है। ठीक है, जो जल के दो अणुओं के प्रकाशीय अपघटन से प्राप्त होते हैं, किसके, दो प्रकाशीय अपघटन से कितने, 4H+ आयन प्राप्त होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और एक ऑक्सीजन का अणु बाहर निकलता है। CO2 का एक अणु अपचयन के लिए 2 NADPH की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक अणु को अपचयन करने के लिए कितने, 2, तो 6 होते हैं क्योंकि ग्लूकोज बनता है उसमें C6H12O6 है, तो 6 होंगे तो कितने होंगे, NADP। ठीक है, तो 12 NADPH की जरूरत पड़ती है। इस क्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और जो PS फर्स्ट से मिलते हैं, जो PS फर्स्ट क्या है वो भी आगे पढ़ेंगे कि PS फर्स्ट और PS सेकंड प्रकाशीय अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो PS फर्स्ट है और दूसरा कौन सा है, PS सेकंड है। NADP 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, NADPH प्लस 2H, जिसको अपचायक शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरीकरण या फॉस्फोरीकरण, प्रकाश का फॉस्फोरीकरण जहां पे भी होगा, इसका मतलब किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एटीपी बनेगी। ठीक है, ऊर्जा, ये ध्यान रखना, फॉस्फोरीकरण जहां पे भी होगा क्या होगा, उसमें एटीपी का निर्माण होगा। ऊर्जा द्वारा उत्तेजित पनहरित क्लोरोफिल द्वारा, ठीक है, निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जाते गुजरते हुए इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो उस समय
किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। जिससे एटीपी का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को प्रकाशीय फास्फोरीकरण कहा जाता है। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि प्रकाश उपस्थिति में एडीपी से एटीपी बनता है। देखो एडीपी, एडीपी का मतलब क्या होता है? एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है? डाई फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक फॉस्फेट समूह और जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? एटीपी, जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोल जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, जो एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, और ये प्रकाश और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा ये लेके फॉस्फेट समूह को अपने साथ में जोड़ देता है और क्या बना देता है? एटीपी बना देता है। ठीक है, तो ये बातें जो होती है वो प्रकाशीय जो अभिक्रिया है उसके अंदर संपन्न होती है। तो पहला क्या हुआ? पहला जो है वो क्या लिया? वापस देख लो। पहला जो होता है वो प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक है, जिससे क्या होगा? वो उत्तेजित होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दूसरा होता है जल का अपघटन होना। जल का अपघटन होते ही क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन बनेंगे। ठीक है, और ये बनाएंगे एनएडीपी को अपचित करने के लिए, एनएडीपी को अपचित करने के लिए काम में आ जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी काम में आ जाएंगे एनएडीपी को अपचित करने के लिए। ऑक्सीजन जो होगी वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, और एटीपी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा ये। ठीक है, तो फॉस्फोर तो कितने प्रोसेस हुए? चार में संपन्न हो रही है प्रकाशीय अभिक्रिया। पहला जल का प्रकाश का अवशोषण, जल का विघटन, NADPH का निर्माण और फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जिसके अंदर क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। अब है लाल पतन और इमर्सन प्रभाव या दो वर्णक तंत्र क्या होते हैं? देखो, इमर्सन और उसके सहयोगी ने प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्ध्यों को प्रकाश संश्लेषण की दर पे पड़ने वाले प्रभाव को अध्ययन करने निष्कर्ष क्या निकाला? जिसका निर्णय एक तो होता है लाल पतन, रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप क्या होता है? अगर 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला लाल किरणें से एक वर्णी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसे लाल पतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? से अधिक, 700 से अधिक आता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में यही कमी प्रकाश वर्णक्रम के लाल क्षेत्र से संबंधित होती है। इसी कारण इसका नाम क्या कर दिया? लाल पतन कर दिया। ठीक है, दूसरा है इमर्सन वर्गीकरण प्रभाव। दो मिश्रित तरंग दैर्ध्यों वाले जैसे 680 nm से लगाकर इससे अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर तथा उन तरंग दैर्ध्यों पर अलग अलग होने वाले प्रकाश संश्लेषण की दर के योग अधिक होता है। इस घटना को प्रकाश संश्लेषण की दर में हुई वृद्धि को इमर्सन वर्गीकरण का प्रभाव कहा जाता है। अगर दो क्या मिश्रित तरंग दैर्ध्य वाला कोई आ रहा है तो उससे क्या हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की देर ज्यादा हो जाती है, तो क्या बोलते हैं इसको? इमर्सन वर्गीकरण प्रभाव कहा जाता है। इमर्सन वर्गीकरण का प्रयोग ये पता लगाता है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कम से कम दो वर्णक समूह पाए जाते हैं। अच्छा, इससे पता लगता है कि दो वर्णक समूह पाए जाते हैं, यानी मिश्रित प्रकाश जाता है तो उसमें दो वर्णक है। ठीक है, तो एक तो जो होता है वो दो वर्णक PS फर्स्ट और PS सेकंड। ठीक है, जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अब है वर्णक तंत्र। वर्णक तंत्र जिसको फोटो पिगमेंट सिस्टम बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में आते हैं दो वर्णक तंत्र। एक तो प्रकाश तंत्र है फर्स्ट है और एक प्रकाश तंत्र सेकंड है। एक को बोला जाता है PS सेकंड और इसको बोला जाता है PS फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम प्रकाश तंत्र फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा नाम है फोटो सिस्टम सेकंड। प्रकाश तंत्र अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है।
ठीक है। और ये क्या करता है, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रत्येक का प्रकाश तंत्र के निर्माण में 300 से 400 वर्णक भाग लेते हैं। देखो चारों तरफ क्या लेंगे, 400 वर्णक क्या लेंगे, भाग लेंगे। प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया केंद्र होता है, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज मान लो ये जो है, इसमें आपको साइड वाले जो सहायक वर्णक होते हैं, ये कौन से हैं, सहायक वर्णक होते हैं, ठीक है। ये भी है, इसमें आपको क्लोरोफिल ए बी, ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, जेंथोफिल, ये सारे मिलेंगे। इसमें भी वही क्लोरोफिल ए बी, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स, जेंथोफिल, ये सारे मिलेंगे। बीच में जो होता है उसको बोला जाता है क्या, अभिक्रिया केंद्र, अभिक्रिया केंद्र होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अवशोषण यहाँ से होगा, प्रकाश का अवशोषण करेंगे, इसको देंगे, ये सेंटर होता है, ठीक है। ये क्या होगा, इसका सेंटर है। और सेंटर पे ये थैलेकॉइड है, ये क्या है, थैलेकॉइड है, ठीक है। तो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये इस तरह से ये मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही लाइट करेगा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो केंद्र, ये केंद्र होता है, ये सेंटर, जिसके चारों तरफ सहायक वर्णक होते हैं। इसके चारों तरफ क्या है, ये सहायक वर्णक होते हैं। इन सहायक वर्णकों को एंटीना अणु कहा जाता है। अच्छा, इनको क्या बोला जाता है, एंटीना अणु, एंटीना अणु कहा जाता है, ठीक है। सहायक वर्णकों में अणु प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषित करके अभिक्रिया सेंटर में देते हैं। अच्छा, इनका काम क्या है, ये क्या करेंगे, ये यहां से इसको अवशोषित करेंगे प्रकाश को, और किसको सप्लाई करेंगे, अवशोषित करेंगे प्रकाश को, और आगे किसको देंगे, सेंटर वाले को देते हैं। किसको देंगे, ये सेंटर वाले को देंगे, ठीक है। अच्छा, अंतर यहाँ पे अगर सपोज मान लो ये पी एस फर्स्ट है, तो यहाँ पे जो होगा वो 700 नैनोमीटर वाला प्रकाश अवशोषित किया जाएगा, और पी एस सेकेंड है तो वहां पे किया जाएगा 680 वाला, ठीक है। तो सेंटर के अंदर अपने यही होगा अंतर, ये है तो ये रहेगा, और ये है तो ये रहेगा, ठीक है, एन। अब प्रकाश जो तंत्र है वो फर्स्ट की अभिक्रिया कैसे होती है, देखो। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में सहायक वर्णक अणुओं के रूप में पनहरित के विभिन्न अणु, जिसमें क्लोरोफिल 660, 70, 80, 90, ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स आदि वर्णक पाए जाते हैं, जो सहायक वर्णक होते हैं, अभी बताया था, जिनको एंटीना बोला जाता है, एंटीना अणु बोला जाता है। इन प्रकाश तंत्र में विशेष प्रकार के क्लोरोफिल ए अणु होता है, जो 700 वाला होता है। कौन सा होता है, तो प्रकाश फर्स्ट में कौन सा होता है, 700 वाला, ठीक है, एनएम वाला क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। मेन वर्णक तो क्लोरोफिल ए ही है, या तो आपको पहले भी बता दिया था। इस अभिक्रिया का केंद्र के कार्य करता है, जो केंद्र का कार्य करेगा। सहायक वर्णक, जिनको एंटीना अणु कहते हैं, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों वाले प्रकाश को अवशोषित करके अंत में कहां पे भेजा जाएगा, इनको ये अभिक्रिया करके कहां पे भेजा जाता है, इसको केंद्र, सेंटर जो सिस्टम होता है, या रिएक्शन सेंटर जिसको कहते हैं अपन, इनको क्या बोलेंगे अपन, रिएक्शन सेंटर बोला जाता है, रिएक्शन सेंटर, वहां पे इसको भेजा जाता है। अभिक्रिया के अंदर रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल 700, ठीक है, में होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया केंद्र का क्लोरोफिल अणु उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुक्त करता है। ऊर्जा वाले को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो मुक्त करेगा, ठीक है। प्रकाश फर्स्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों के थैलेकॉइड में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहां पे मिलते हैं, प्रकाश फर्स्ट जो तंत्र है वो कहां पे मिलता है अपने को, ग्रेना व स्ट्रोमा में जो थैलेकॉइड है उनमें ये मिलते हैं, ठीक है। तो उनमें ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट पाया जाता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्या है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट अभिक्रिया केंद्र सेंटर से 700
Nm जो है प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश ऊर्जा फोटोन में अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की अभिक्रिया होने से अभिक्रिया केंद्र का पनहरित अणु का ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी वही क्लोरोफिल कैसा हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 700, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोफिल है। अपने में से जब भी इस पे लाइट गिरेगी, ठीक है, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को करेगा, ठीक है, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत हो जाएगा। प्रकाश तंत्र फर्श से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही में होते हुए लास्ट में कहा जाता है NADP के पास में पहुंचता है। ठीक है, और NADPH इलेक्ट्रॉन की सहायता से NADPH में परिवर्तित हो जाता है तथा NADPH का एक प्रबल अपचायक होता है। क्या सा होता है, प्रबल अपचायक है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 को अपचयन करने का कार्य करेगा, क्योंकि इसका जो NADPH का एक अपचायक है, तो ये अपचयन किसका करेगा, CO2 का करेगा। तो ये बना किससे है, जो है फोटो जो सिस्टम है फर्स्ट में ये बनता है। ठीक है, अब है सेकेंड। ठीक है, प्रकाश तंत्र सेकेंड जो है, इसमें क्या होता है, इसमें वही है, इस प्रक्रम में 600 Nm होता है। ठीक है, 680, इसमें कितना है 680, उसमें कितना है 700 क्लोरोफिल। कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषण 680 से अगर कम वाला जो प्रकाश होगा उसको अवशोषित करेगा। ठीक है, इस तंत्र में सहायक वर्णक एंटीना के रूप में क्लोरोफिल के विभिन्न अणु, इसमें कौन से होते हैं, 650, 660, 670, मतलब सब 600 से कम वाले होंगे। क्लोरोफिल भी कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स आदि वर्णक पाए जाते हैं जिनको सहायक या एंटीना कहा जाता है। इन तंत्र के सभी सहायक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके अंत में किसको दिया जाता है, क्लोरोफिल है जो सेंटर होता है उनको दिया जाता है। वहां से फिर क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। पनहरित, तो इस तंत्र में पनहरित का एक विशेष अणु क्लोरोफिल 680 में अभिक्रिया जो के केंद्र में होता है की भांति कार्य करता है, तथा अन्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्णक जो है वो एंटीना अणु कहलाते हैं। इस प्रकाश तंत्र में पीएस की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन ऊर्जा को अवशोषण करते हैं। वो 700 से ज्यादा वाला, ये 680 से कम वाले प्रकाश को अवशोषित करता है। पीएच सेकेंड हरित लवक के ग्रेना, ठीक है, पटलिकाओं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तथा इसका उपयोग केवल अचक्रीय फोटो फॉस्फोरीकरण के लिए होता है। अचक्रीय, ठीक है, अचक्रीय क्या होता है वो अभी आप पढ़ लगे, चक्रीय क्या है, अचक्रीय क्या है, और ये पीएस कैसे काम करता है, फर्स्ट कैसे काम करता है, सेकंड कैसे काम करता है, ये सारी बातें जो है आपको 5 मिनट के अंदर ये पता लग जाएगी। प्रकाश तंत्र की क्रियाविधि क्या है, देखो प्रकाश तंत्र सेकंड की अभिक्रिया केंद्र सेंटर में कौन सा अणु होता है, 680 वाला। प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेगा, उत्तेजित होगा, क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाएगा, ग्राही के पास में। किसके पास में, निर्मुक्त होकर केंद्र से इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाएगा, ग्राही के, एक ग्राही से फिर दूसरे ग्राही में। ठीक है, क्रमशः ये किसके साथ में सबसे पहले जाता है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन का मतलब जो क्लोरोफिल ने अणु निकाला उसको बाद में जो होता है वो फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से बाद में पीक्यू, पीक्यू का मतलब होता है प्लास्टोक्विनिन। प्लास्टोक्विनिन के बाद में साइटोक्रोम बी और B6, और दूसरा जो होता है साइटोक्रोम एफ में। एफ के बाद में प्लास्टोसाइनिन में जाता है। कहां पे जाता है, प्लास्टोसाइनिन में। अपचित प्लास्टोसाइनिन में इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र फर्स्ट में पहुंच जाता है। अच्छा, यहां से वापस जो जाएगा वो कहा जाएगा, पीएस फर्स्ट में जाता है। किस में जाता है वापस, पीएस फर्स्ट में चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इसमें होता हुआ सबसे पहले फाइको, ठीक है, फियोफाइटिन है, फियोफाइटिन से निकलता हुआ प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोक्विनिन से निकलता है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस पीएस फर्स्ट में निकल गया। कहां पे निकल गया, पीएस फर्स्ट में निकल गया। ठीक है, और ये ध्यान रखना आपको किस तरह से ये वापस समझ में आ जाएगा आपको आगे, क्योंकि जैसे अपन डायग्राम के जरिए इसको देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें प्रकाश तंत्र फर्स्ट में ऑक्सीकरण हुए इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देता है। अब देख, अभी क्या लिखा था यहाँ पे, ऑक्सीकृत हो जाता है। कौन सा है, फर्स्ट वाला है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीकृत हो गया। अब उसी ऑक्सीकृत को वापस किसने कर दिया, कमी पूरी किसने कर दी, कमी को पूरा किया। किसने किया,
जो अभी मैंने कहा कि प्लास्टोसाइनिन से निकला इलेक्ट्रॉन और किस में चला गया, वापस फर्स्ट में चला गया। तो ये देखो ये वापस फर्स्ट में इसके पास में चला जाएगा, इसके बाद वापस पूरी होगी। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ग्राही श्रृंखला में प्रकाश तंत्र फर्स्ट एवं प्रकाश तंत्र सेकंड के बीच में योजक कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लास्टोसाइनिन दोनों के बीच की योजक कड़ी है, जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट सेकंड से इलेक्ट्रॉन को किसमें भेजता है, फर्स्ट के अंदर भेजता है। ठीक है, 680 वाले एनएम वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है, फिर जाता है किसके बाद में, फियोफाइटिन के पास में। फियोफाइटिन जो होता है इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोकिनिन के पास में भेजता है, प्लास्टोकिनिन उसको स्थानांतरित करता है साइटोक्रोम B6 के पास में, फिर साइटोक्रोम B6 से BF में जाता है। ठीक है, और फिर जाता है किसके अंदर, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन इसको किसमें भेज देता है, पीएच, जो पहले से ऑक्सीकृत जो क्लोरोफिल था वो इसको ग्रहण करके वापस कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाएगा। तो प्लास्टोसाइनिन क्या दोनों के बीच की कड़ी है? तो पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड के बीच की कड़ी कौन सी है? पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड के बीच की कड़ी जो है वो प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन पीएच सेकंड के बीच की कड़ी है। प्रकाश तंत्र सेकंड में उत्तेजित पनहरित अणु प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में जल के प्रकाशीय अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जल का अपघटन जो होगा वो किसके कारण होगा, सेकंड से होगा, ना कि फर्स्ट से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जल का प्रकाशीय अपघटन से किसकी जरूरत पड़ती है अपने को, मैग्नीशियम और क्लोरीन, और साथ साथ में कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। जल का प्रकाशीय अपघटन से निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन को किससे वापस कौन, पीसी जो है वो 680 वाला जो है वो सेकंड वाला जो है द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और इसे इलेक्ट्रॉन को फिर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ये वापस कैसा आ जाएगा, सामान्य स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन पूरे इलेक्ट्रॉन प्रवाह को अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं। ठीक है, तो वापस अपन एक छोटा सा वापस देख लेते हैं कैसे क्या हुआ। देखो, पहला है ये फोटो सिस्टम सेकंड है, और आपको समझ में आ जाएगा फोटो सिस्टम सेकंड है, ये सेकंड। अब यहां पे क्या हो रही है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, ये लाइट आ रही है। अब ये कैसा जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा, ये 680 है इसमें, P 680। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगी, अब ये लाइट गिरते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये विमुक्त कर दिया। ठीक है, और सबसे पहले पीओ फाइटिन। ठीक है, और उसके बाद में होता है इसका इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, प्लास्टोक्विनिन के पास में, PQ के पास में। ठीक है, PQ जो है वो इसको कहां पे दे रहा है, साइटोक्रोम B के अंदर, और फिर किसमें जाता है, साइटोक्रोम F के अंदर। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, साइटोक्रोम B6, और ये वापस कौन सा जा रहा है, F में जा रहा है। किसमें जा रहा है, F में जा रहा है। ठीक है, F में जाने के बाद में फिर ये आगे जाता है प्लास्टोसाइनिन, ये PC का मतलब क्या, प्लास्टोसाइनिन है, इसमें आया, और ये वापस किसमें चला गया, देखो PS फर्स्ट में चला गया। किसमें चला गया, ये PS फर्स्ट में चला गया। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो था वो इसने पहले से ही, जब इस पे लाइट गिरी थी, फोटो सिस्टम फर्स्ट PS फर्स्ट 700, कौन सा वाला, 700 Nm। ठीक है, इस पे जब लाइट गिरी तो इसने भी इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तब ये वापस कैसा हो गया था, ऑक्सीकृत हो गया था, और ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके अंदर आ जाएगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य स्थिति। अच्छा, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, FeS होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन फियोसाइनिन, फियोसाइनिन। ठीक है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को भेजता है किससे, FD, जिसको बोलते हैं अपन फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन क्या करता है, यहां से भेजता है किसको, NADP को। ठीक है, पर NADP जो है वो यहां से एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं अपन रेडक्टेज, NADP रेडक्टेज। ठीक है, वो इसको किसमें बदल देता है, NADPH के अंदर बदल देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला इधर गया और यहां से यहां तक आया, इसमें कैसा है, वापस इसमें नहीं आया, वापस इसमें नहीं आया। ये कौन सी है, अचक्रीय, अचक्रीय प्रकाशीय अभिक्रिया है। कौन सी है, अचक्रीय। ठीक है, जिसके अंदर वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, अब इसने तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तब तो क्या हुआ कि ये ऑक्सीकृत हो गया, ये ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, और ऑक्सीकृत होने के बाद में इसका कैसा होगा,
तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीकृत हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो टूटेगा, और वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो क्या बनेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा 4H+, ठीक है, प्लस क्या बनेंगे अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्लस क्या निकलेगी, ऑक्सीजन विमुक्त होगी, तो ये ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं, और ये एक H है, तो बात वो की वही है, मैंने 2H से लिए, 2H2 से लिया तो 4 बनाए, एक से लिया तो ये बने, ठीक है, स्प्लिटिंग हो। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वापस किस में चले जाएंगे, जो निकले वो इसमें चले जाएंगे, तो ये वापस नॉर्मल हो गया, वापस लाइट गिरेगी, वापस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वापस जल का अणु टूटेगा, वापस इसने इलेक्ट्रॉन, इस पे भी लाइट गिरेगी, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब यहां से इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है, कौन सा स्कीम है, जेड स्कीम, क्योंकि इसका शेप जो है वो कुछ इस तरह से जेड, इसको ऐसे करेंगे तो ये कौन सा है, जेड स्कीम भी बोला जाता है, जेड जेड स्कीम। अब देखो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ईटीएस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पनहरित से विमुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन जब एक ग्रही से दूसरे ग्रही में जाता है तो परिणाम स्वरूप, अच्छा एक और चीज बतानी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी ये साइटोक्रोम में आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एटीपी, एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, ठीक है, तो असक्रिय के अंदर एटीपी भी बन रहा है और NADPH भी बनता है, ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो एडीपी भी बनता है और NADPH भी बनता है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ये निर्मुक्त ऊर्जा दो क्रमांगत ग्रहियों के बीच में ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। निर्मुक्त ऊर्जा प्राप्त होने वाले एटीपी संश्लेषण की से आती है, ठीक है, और प्राप्त नहीं होने पर उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, ये निकल जाती है। प्रकाश फास्फोरीकरण या प्रकाश फास्फोरीकरण, प्रकाश ऊर्जा को काम में लेके एडीपी से क्या बनाया जाता है, एटीपी बनता है, की क्रिया को फास्फोरीकरण कहा जाता है, कौन सा, प्रकाश फास्फोरीकरण, अभी बताया था आपको। फास्फोरीकरण की खोज जिसने किसने कितने, ऑर्नर और उसके साथियों ने की थी। प्रकाश फास्फोरीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चक्रीय और दूसरा कौन सा होता है, अचक्रीय। अचक्रीय अभी आपको बताया था, अचक्रीय जेड स्कीम वाला, कौन सी स्कीम है यहाँ पे, जेड स्कीम, जेड स्कीम है, ठीक है, जेड स्कीम वाला किसमें आएगा, इसमें आएगा। तो दो तरह के हैं, एक तो है अप्रकाशीय और दूसरा कौन सा है, प्रकाशीय। पहला पढ़ते हैं अपन चक्रीय। चक्रीय इस अभिक्रिया में केवल कौन सा तंत्र काम में लेता है, पीएस फर्स्ट, ठीक है, जो कौन से वाला है, 700 वाला, ठीक है, भाग लेता है। अच्छा कैसे, अब देखो यहाँ पे प्रकाश गिरा, लाइट, फोटोन गिरे, इससे क्या निकले, इलेक्ट्रॉन जो जा रहे ऊपर, यहाँ पे एक्सेप्टर है, ठीक है, फिर इसके बाद में किसके पास में गए, फेरिडॉक्सिन के पास में गए, किसके पास में गए, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से कहा गए, प्लास्टोकिनीन के पास में गए, ठीक है, और प्लास्टोकिनीन से साइटोक्रोम बी में गए, ठीक है, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन में गए, और प्लास्टोसाइनिन ने वापस क्या कर दिया, वापस इसी में भेज दिया इसको, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है जिसका ये है, वो होती है एडीपी से एटीपी बनता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, और दूसरा जो बनता है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है, तो दो जगह एटीपी का निर्माण होता है। तो इसमें NADPH का निर्माण नहीं होता है, कौन सा किसका निर्माण होता है, किसका, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। दूसरी बात, इसमें पीएस फर्स्ट जो है वही काम में आता है, पीएस सेकंड इसमें कार्य नहीं करता है, ठीक है, पीएस सेकंड इसमें कार्य नहीं है, इसमें कौन सा भाग लेता है, पीएस फर्स्ट ही भाग लेता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र 700 पे प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करके इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये निर्मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के ग्राही में सबसे पहले किसमें जाती है, ठीक है, थियोसाइनिन में, थियोसाइनिन से फेरिडॉक्सिन में, साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम एफ से,
और प्लास्टोसाइनिन में होती हुई पुनः वापस किसमें चली जाती है, 700 में चली जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चक्रीय यानी चक्र बन गया, यहां से निकला इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इसमें से इसमें, फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोकिनिन, प्लास्टोसाइटोक्रोम, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से वापस क्लोरोफिल जो है पीएस फर्स्ट के अंदर आ जाता है। इस सक्रिय अभिगमन के दौरान इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम जब एफ में होता है, स्थानांतरित होता है, तो प्राप्त ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे क्या बनती है, एटीपी का निर्माण होता है। 700 से मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन चक्रीय पथ में अभिगमन करते हुए एटीपी का संश्लेषण करता है तथा इलेक्ट्रॉन पुनः P7 के अंदर अभिक्रिया केंद्र के अंदर या सेंट्रल जो रिएक्शन सेंटर है वहां पे लौट जाता है, इसलिए इसको सक्रिय फॉस्फोरीकरण कहते हैं। फॉस्फोरीकरण एटीपी का निर्माण हो रहा है और लेकिन वो किसमें, सक्रिय में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वापस क्या हो रहा है, चक्र के अंदर वापस इसमें अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें केवल एटीपी ही बनती है। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है वो इसमें के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो है वो एटीपी का निर्माण होता है, और दूसरी चीज जो होती है कि इलेक्ट्रॉन वापस पुनः उसी में आ जाता है, चक्र में चलता है। ठीक है, और पीएस फर्स्ट ही इसमें भाग लेता है। दूसरा अचक्रीय, अच्छा वापस देख लो अचक्रीय, या जल का विघटन हुआ, इलेक्ट्रॉन बने, उससे पहले लाइट गिरी, लाइट गिरने पे इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन से प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर जिसको फियोफाइटिन, ठीक है, वहां से प्लास्टोकिनिन, साइटोक्रोम बी, और यहाँ से बनता है एटीपी, फिर आता है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन 700 को दे देता है, पीएस फर्स्ट में आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से गया इसके अंदर, यहाँ से गया एपीडी में, फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से गया एनएडीपी, से एनएडीपी का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, ऑप्शन होने के बाद में NADPH बन गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ गया, वापस नहीं आया। वापस नहीं आया तो इसका मतलब ये कैसा है, ये अचक्रीय फॉस्फोरीकरण होता है। CH स्कीम, अचक्रीय अचक्रीय फॉस्फोरीकरण, इस अभिक्रिया के अंदर दोनों तंत्र काम में लेते हैं। पहली चीज, पीएस फर्स्ट भी काम में आ रहा है, पीएस सेकंड में काम में आ रहा है। जल का प्रकाशीय अपघटन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को पीएस सेकंड 600 द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन द्वारा जो है वो कौन ग्रहण करेगा, यहाँ पे जल का अपघटन, ये इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, 680 ग्रहण करता है। ठीक है, पी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो फियोफाइटिन द्वारा ग्रहण किया जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक रैखिक क्रम में जाता है। सबसे पहले प्लास्टोकिनिन, साइटोक्रोम B6, फिर जाता है साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए किस में जाता है, पीएच फर्स्ट में जाता है। किस में जाता है, पीएच फर्स्ट में जाता है, में 700 अणु में पहुंच जाता है। 700 से ये इलेक्ट्रॉन वापस निकलता है, फेरेडॉक्सिन के पास में होता हुआ NADP, जिसको बोलते हैं निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में चला जाता है। ठीक है, वहां से NADP में जल वियोजन से प्राप्त जो 2+N आए थे, ठीक है, आयंस द्वारा अपचित होकर, ठीक है, क्या बना देता है, NADPH बना देता है, ऊर्जा बना देता है। ऊर्जा ATP भी है और NADP भी है। चूंकि उपरोक्त क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पीएस सेकेंड से निकलकर पुनः वापस पीएस सेकेंड में प्रकाश संश्लेषण लौटकर नहीं आता है। ठीक है, अतः एक स्थान पर ही एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए ये अचक्रीय फोटोफॉस्फोरीकरण कहते हैं। इसमें कैसा अचक्रीय, जो पीएस सेकेंड से निकला था वो वापस पीएस सेकेंड में नहीं आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपने अचक्रीय फॉस्फोरीकरण कहा जाता है। ठीक है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण को जेड स्कीम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, जेड स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या बनाएगा, एक जेड की तरह बन रहा है, इस तरह से जेड स्कीम बनती है यहाँ पे। इस चक्र में इलेक्ट्रॉन का अभिगमन दो NADPH के अणु का एक ATP अणु से प्राप्ति होती है, के साथ साथ ऑक्सीजन भी निमुक्त होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन भी बनती है, किससे, जल के अपघटन से। ATP का स्वांगीकरण शक्ति NADP की स्वांगीकरण को अपचायक शक्ति कहा जाता है। ठीक है, जो आगे जाके किसको अपचित करेंगे, जो CO2 को अपचित करने में आएगी काम। ATP तथा NADPH का प्रयोग प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनाने में किया जाता है। तो देखो, अपन प्रकाशीय जो अभिक्रिया पड़ी है उसके अंदर अपन ने क्या किया, इसमें केवल निर्माण हुआ है ATP से
और NADP का निर्माण हुआ है और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन तो बाहर चली जाती है, ATP और NADPH जो है उनका जो काम आएगा वो अप्रकाशीय में काम आएगा, जहां पे अप्रकाशीय में क्या हो रहा है, CO2 का क्या होगा, अपक्षय होगा और उससे क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो ये था प्रकाश संश्लेषण में पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, वर्णकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुछ परिभाषाएं पढ़ी, कौन किस किस ने साइंटिस्ट ने दी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। तो ये थी अपनी पहली क्लास। आज सेकंड पार्ट अपन लेंगे नेक्स्ट के अंदर, जिसमें पढ़ेंगे अप्रकाशीय और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो वापस देख लो एक बार, जो है वो PS फर्स्ट और PS सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PS सेकंड से 680 वाला है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में सबसे पहले ग्राही में जाएगा, ग्राही जो होता है वो PO फाइटिन होता है, वहां से जाता है प्लास्टोक्विनिन के पास में, प्लास्टोक्विनिन से जाता है साइटोक्रोम B6 में जाएगा, फिर जाता है साइटोक्रोम F में, फिर जाता है PC में। ठीक है, PC मतलब प्लास्टोसाइनिन में, प्लास्टोसाइनिन से वापस किस में चला जाता है, वापस क्या 680 में आता है, नहीं, किसमें चला जाता है, वो 700 वाले में चला जाता है, PS 700 वाले में, जो PS फर्स्ट का पार्ट है। फिर 700 वाले 100 है वो, उसको उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो किसको आगे भेजेंगे, वो भेजेंगे इसमें जो है FeS को भेजेंगे, FeS से FD के पास में, FD से फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो NADPH जो है वो जल अपघटन के दौरान जो हाइड्रोजन आयन बने थे उनको लेके, इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेगा, अपचित हो जाएगा, अपचायक को बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो प्रबल अपचायक हो गए, क्योंकि ये आगे चल के किसको अपचायक करेंगे, ये CO2 को अपचयन करेंगे। ठीक है, तो वहां पे ये कैसा होगा, अचक्रीय हो गया। लेकिन अगर PS फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन 700 पे जब प्रकाश गिरता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो FeS से, फेरेडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम B से, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ वापस 700 में ही आ जाता है। तो ये कैसा हो गया, ये चक्रीय फास्फोरीकरण होता है। ठीक है, तो दो तरह के फास्फोरीकरण है, चक्रीय और अचक्रीय। अचक्रीय में आपके ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है, और चक्रीय के अंदर केवल और केवल ATP का निर्माण होता है, NADP का निर्माण नहीं होता है, NADPH का निर्माण नहीं होता है। तो आशा है आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।